प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमने कुछ लेक्चर पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता की बात चल रही थी और मैंने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें लिपि के बारे में बात की थी, कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ विशेषताओं के बारे में हमने बात की थी। उस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और मैंने लास्ट टाइम आपको जैसे बताया था कि कुछ संस्कृतियाँ थीं जो सिंधुकालीन सभ्यता की कैसी थी, समकालीन थी। अब उसी क्रम को अगर हम आगे देखें तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इसके नामकरण पर भी अलग अलग बहुत सारे विवाद हैं, है ना, कि क्या कहा जाए। तो नामकरण को अगर देखें तो नामकरण जो है, देखो मैं नामकरण की अगर बात करूं कि सिंधुकालीन सभ्यता का नामकरण कैसे होना चाहिए, सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? सबसे पहले खोजा गया स्थल हमारे पास हड़प्पा था। बस हड़प्पा के खोजे जाने के कारण सबसे पहले साक्ष्य हमको हड़प्पा में प्राप्त हुए, तो इसके कारण हम इसको हड़प्पा सभ्यता तो कह ही सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया इसको हम बोल सकते हैं कि पहली बार इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इस कारण से कहा गया है ना। उसके बाद जैसे किसी ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा, है ना, सिंधु सभ्यता कहा, सिंधु सभ्यता, ठीक है। मतलब अब ये जो नगर हैं, कुछ नगर ऐसे थे, है ना, जो जैसे कि नदी के किनारे पे बसे हुए, नदी के कारण, मतलब सिंधु नदी के कारण इसका क्या नाम पड़ा? सिंधु सभ्यता इसका नाम पड़ा है। तो इसको सिंधु नदी के कारण हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, है ना। आगे अगर बात करें तो इसे सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। सिंधु व सिंधु ऐसा करो, सिंधु सरस्वती सभ्यता, है ना। अभी सिंधु सरस्वती नदी आज जो है, आज ये नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कभी एक वक्त में ये अस्तित्व में थी। लोग इसके आसपास बसते गए और इन दोनों के मिले जुले स्वरूप के आसपास जब लोग बसे तो इस सभ्यता को क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता कहा गया। बात समझ में आई, है ना। सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया है। और इसी सिंधु सभ्यता के आसपास की अगर क्षेत्र की बात करें तो 1947 तक देखो, अगर आप देखोगे तो 1947 तक यहाँ पर कितने 40 स्थान खोजे गए थे, लेकिन उसके बाद के क्रम में यहाँ पर करीब 1500 से ज़्यादा स्थान खोज लिए गए, है ना। कितने? करीब 40 स्थान यहाँ पर मिले थे। फिर उसके बाद 40 स्थानों की प्राप्ति हुई थी। और आज जो वर्तमान में है ना, वर्तमान में करीब 1500 से ज़्यादा, करीब 1500 के करीब लगभग यहाँ पर स्थान मिले हैं, है ना। और आगे के क्रम में अगर हम देखें तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अच्छा, कोई नदी के किनारे बस जाना और घाटी में बस जाने में फ़र्क ये है, जहाँ तक नदी का अपवाह तंत्र है, जहाँ तक उसका जल सिंचित क्या हो सकता है, वहाँ तक के क्षेत्र को घाटी सभ्यता कहा गया। लोग वहाँ तक जब बसे तो बड़ी दूर दूर तक बसने लगे नदी के आसपास के क्षेत्रों में, तो इसलिए उसको क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया, ठीक है। उसके बाद इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला गया। क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता। हमने बात कर लिए थे इस बारे में कि भैया जब सबसे पहले जो है ना यहाँ पर इन सब चीज़ों का प्रयोग हुआ, है ना, प्रथम बार कांस्य को टिन के साथ मिला के यहाँ पर प्रयोग किया गया। इसके लिए इसको क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला गया, है ना। लास्ट में इसको क्या? प्रथम नगरीय क्रांति भी बोला गया। क्या कहा गया? प्रथम नगरीय क्रांति। कैसे थे ये लोग? नगर बना के रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे? आपने देखा कि कितनी बढ़िया इनकी व्यवस्था थी और ये नगर बनाकर रह रहे थे। इसको इसलिए क्या कहा गया? प्रथम नगरीय क्रांति भी तो बोला गया, है ना। यहाँ तक की बात हमने की थी और यहाँ तक की बात हम आगे कर रहे थे, ठीक है। नहीं भी की हो तो आप एक बार फिर से देख लें। क्या कहा गया? जैसे हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और उसके बाद जो है हमारे पास प्रथम नगरीय क्रांति, है ना। प्रथम कांस्य प्लस टिन के कारण, प्रथम कांस्य और टिन का जो प्रयोग हुआ तो उसको इस कारण से कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला गया, है ना। अब देखो, अगर मान लो इसके कालक्रम की अगर हम बात करें
तो कालक्रम में भी हमारे पास 2, 3, 4 अलग अलग चरण आते हैं। कालक्रम की बात करें तो रेडियो एक्टिव जो पद्धति होती है हमारी, जो है ना रेडियो कार्बन रेडियो डेटिंग पद्धति जो होती है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इसको 3 चरणों में उन्होंने बांटा है ना। इतिहासविद जो है इस पे भी अपने मतभेद रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति की बात करेंगे तो 3 चरण इसके अंदर उन्होंने हमें बताया। क्या है वो 3 चरण हमारे पास? पूर्व हड़प्पाई, ठीक है, क्या बताया गया? पूर्व हड़प्पाई एक चरण था। एक चरण कैसा था? पूर्व हड़प्पाई चरण था। फिर उसके बाद है ना परिपक्व चरण आया एक, ठीक है, परिपक्व हड़प्पाई, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तर हड़प्पाई, फिर क्या आया? उत्तर हड़प्पाई। तीसरा चरण हमारे पास क्या था? उत्तर हड़प्पाई चरण था, है ना। कालक्रम को उन्होंने कैसा बांट दिया? कालक्रम को बांट दिया उन्होंने यहाँ पे 3500 BC से 2600 BC तक। कितना बांट दिया? 3500 BC से, ठीक है, 3500 BC से कहाँ तक बांट दिया? 2600 BC तक बांट दिया। फिर 2600 BC से इसको कहाँ बांट दिया? 1900 BC तक बांट दिया परिपक्व वाले को। 2600 से 1900 BC तक बांट दिया, ठीक है, 2600 से 1900 BC तक बांट दिया, है ना। उसके बाद उत्तर हड़प्पाई चरण, जब ये हड़प्पा का अंत, उत्तर मतलब हड़प्पा के बाद की अगर बात करें तो 1900 से 1300 के बीच में इसको बांट रखा है। 1900 BC से 1300 BC तक इसको बांट रखा है, लेकिन फिर भी मतभेद रहे, है ना। लेकिन हमको क्या करना है? हमको केवल इसका अगर सही कार्यक्रम हम देखें तो 2350 से आप कहाँ तक मानोगे? 2350 BC से कहाँ तक मानोगे आप? 1750 BC तक मानोगे, है ना। बात समझ में आ गई? कंप्लीट रेडियो डेटिंग कार्बन पद्धति से इसको खोजेगा। अब देखो दोस्तों, रेडियो डेटिंग कार्बन पद्धति होती क्या असल में? वैसे रेडियो डेटिंग कार्बन पद्धति में होता यूँ है कि देखो, जो कार्बन 14 जो है ना, रेडियो कार्बन बोल लो इसको, है ना, या फिर इसको जो है ये कार्बन 14 जो है ये कार्बन का कैसा एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। अभी रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो होता है ये सजीवों के और वस्तुओं के शरीर में जो है मतलब पाया था, उनके अंदर विद्यमान रहता है ना। अब ये उनके अंदर विद्यमान रहता है लंबे समय तक कि धीरे 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 करके घटता है ना। जब इसके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं तो इसके घटने का क्रम पता करते हैं। घटने के क्रम में ये देखते हैं कि कितने समय में ये कितना कम हुआ है, और आज के समय से अगर मान लो इसको ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर इतने सालों में ये ऐसा कम हो रहा है तो कैसे या अब तक कितना कम हो गया होगा, और जो उससे कम होने का जो क्रम रहेगा उस क्रम को देख लेंगे और उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये इसकी उम्र कितनी होगी, इस वस्तु की उम्र, इस जीव की उम्र कितनी होगी। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियो डेटिंग कार्बन पद्धति, ठीक है। रेडियो डेटिंग कार्बन पद्धति, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? रेडियो डेटिंग कार्बन पद्धति। इससे हम पता लगाते हैं, ठीक है। कोई भी पुरातन वस्तुओं की अगर आपको उम्र पता करनी है तो एकमात्र अभी फ़िलहाल तक सहारा क्या है हमारे पास? रेडियो डेटिंग कार्बन पद्धति है, जो एकदम सटीक आपको उसकी उम्र बता देगा, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि इतिहासकार इसमें मतभेद रखते हैं। इतिहासकार जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं साहब, हम जो मानेंगे वो हम हमारे हिसाब से मानेंगे, है ना। लोगों ने क्या रखा कि जैसे मान लो इतिहासकारों की बात करें, इतिहासकार को अगर अपन देखें तो इतिहास क्या करते हैं? इतिहासकार मानते हैं किसको? इतिहासकार जो हमारे पास मार्टिमर व्हीलर जो है, मार्टिमर व्हीलर जो है वो इसको क्या 2500 से 1500 मोटा मोटी हिसाब में मान लेते हैं। 2500 BC से लेके कहाँ तक मान लेते हैं? 1500 BC तक, ठीक है। इन्होंने ये माना। फिर उसके बाद कौन आया हमारे पास? हमारे पास आया DP अग्रवाल। कौन आए? DP अग्रवाल। DP अग्रवाल जब आए तो DP अग्रवाल साहब ने बोला कि नहीं, मैं तो अलग मानूंगा, आपको को जो मानना है आप मानो। उन्होंने इसको 2350 से 1750 को माना, जो सब लोग मान रहे हैं, ठीक है। 2350 BC से लेकर कहाँ तक? 1750। अपने अपने तर्क देते हैं ये लोग, है ना, इसके पीछे। उसके बाद DP अग्रवाल के बाद हमारे पास मैके आए। मैके ने बोला कि ये तो भैया 2800 BC से 2500 BC तक ही था, ठीक है। मैके
2800 बीसी से 2500 बीसी तक मान रहे थे, ठीक है ना। मैगी के बाद एक और हमारे पास मार्शल, जिन्होंने खोजा उन्होंने क्या बोला, इन्होंने तो बोल दिया भैया शुरू से आखिरी तक, शुरू से आखिरी से क्या है 3250 से लेके, मार्शल ने क्या बोला 3250 बीसी से लेके हम कहाँ तक मान रहे हैं इसको मान रहे हैं हम 1750 बीसी तक, कहाँ तक 1750 बीसी तक। इस तरह की बातें अलग अलग इतिहासकार इसके कालखंड के बारे में बोलते रहे हैं, ठीक है। ये तो कोई कालखंड की बात है। आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें कि यार ये सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे, है ना, कहाँ से आए थे, कौन थे, इसमें भी सब अपने अपने अलग अलग तर्क बनाए हुए हैं। बहुत सारे तर्क हमारे बीच में थे, उन तर्कों की बात करते हैं कि किस किस जगह से आने की इनकी संभावनाएं बनती हैं। देखिए किसने कहा, सिंधु सभ्यता की बात चल रही थी हमारी, तो क्या किसी ने कहा कि ये तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। क्या है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। क्या कहा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहा, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है ये लोग, है ना। सिंधु, ये इनको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है ये सिंधु क्षेत्र में आने वाली पहली प्रजाति थी, प्रथम प्रजाति थी भैया, प्रथम प्रजाति जो सिंधु क्षेत्र में आके बसी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वो ये मेडिटेरियन भी हो सकते हैं, भूमध्य सागरी, ठीक है, भूमध्य सागरी, मेडिटेरियन, है ना, भूमध्य सागरी लोग थे ये, ठीक है। तो इनको क्या बोला, इनको बोल दिया कि दक्षिण भारत में जाके रह गए, है ना, दक्षिण भारत के निर्माता बोलते हैं इनको, दक्षिण भारत का निर्माता, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो गया, मतलब भूमध्य सागरी हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने इनको मंगोलाइड भी बोला, क्या, मंगोलाइड, है ना। ये चाइना के आसपास के क्षेत्र से आके यहाँ पे, हिमालय के आसपास के क्षेत्र से आके हमारे पास रहने लग गए, है ना, हिमालय के करीब, हिमालय के आसपास, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या बात हुई कि अल्पाइन लोग भी हैं, अल्पाइन प्रजाति के लोग हैं ना, जो मध्य गंगा के क्षेत्र में आके रह रहे थे। कौन, अल्पाइन, मध्य गंगा क्षेत्र, मध्य गंगा क्षेत्र, ये लोग रह रहे थे। इस तरह की बातें हुई। लेकिन उद्भव का भी एक अपना चरण है, और उद्भव में भी लोग जो हैं, जो भारतीय इतिहासकार हैं, वो भारतीय इतिहासकार, देखो हमने जितने प्रमाण देखे उसमें हमने देखा कि सब ये अपने आप सभ्यता बनती चली गई, है ना, क्रम आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जो विदेशी जो इतिहासकार हैं वो इसको मेसोपोटामिया की नकल मानते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया की नकल मानते हैं कौन, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सामने में गार्डन चाइल्ड है, एक व्यक्ति थे क्या, गार्डन चाइल्ड, एक इंसान का नाम है, एक इतिहासविद है, गार्डन चाइल्ड है, मैके हैं, ठीक है। गार्डन चाइल्ड हो गए, मैके हो गए, उसके बाद मार्टिमर व्हीलर हो गए, मार्टिमर व्हीलर हो गए। ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं इसको कि ये जो है मेसोपोटामिया की नकल है, मेसोपोटामिया की कैसी है, ये नकल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्नानागार है ना, जो स्विमिंग पूल था बड़ा सारा, वो सेम मिला, है ना। क्या मिला, स्नानागार की समानता के चलते हैं, स्नानागार की समानता भी है। इस कारण से क्या बोल रहे हैं कि मेसोपोटामिया में भी स्नानागार है, यहाँ पे भी स्नानागार है, तो ये इन्होंने हमारी नकल करी है, ठीक है। और क्या, एक और क्या चीज़ है, एक और चीज़ है जिगुरत, जिगुरत क्या है, जिगुरत था चबूतरा, है ना, चबूतरा, ऐसा चबूतरा जो नीचे शुरू होता था, ऐसा करके ऐसा खत्म होता था, इस तरह से नीचे चौड़ा ऊपर से सकरा, ऐसा चबूतरा वहाँ मिला मेसोपोटामिया में, तो यहाँ पे भी था। तो उन्होंने कहा कि ये नकल है। पर बात यह है कि हम क्यों नकल माने, किस बिहाफ पे आप इसको
नकल बोल रहे हो। इतनी बढ़िया सभ्यता जो है भारत में इतने समय से है, तो आप इसको नकल कैसे कह सकते हो? ये तो उनकी उन्नति का क्रम है, ये उन्होंने कैसे प्राप्त किया, है ना। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते कभी उन्नति पे पहुंच जाता है, उसे भी याद नहीं रहता। तो ये तो क्या है? ये तो उन्नति का क्रम है। लेकिन मान लो अगर हम अंतर करें कि भैया मेसोपोटामिया और किसमें अंतर करें, मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता, दोनों सभ्यताओं में अंतर करें, तो हमारे पास एक अच्छे पॉइंट है जिनमें हम ये क्या कह सकते हैं कि यार ये कहीं से कहीं तक कोई नकल तो नहीं है। आपको मानना है तो आप मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए, लेकिन हमारे पास इसके साक्ष्य हैं कि ये नकल नहीं है ना। कैसे? अगर मैं मैं यहाँ लिखता हूँ आधार, किस आधार पर हम अंतर करेंगे, है ना। और आप डाल दो यहाँ पे हड़प्पा डाल दो एक तरफ, है ना, और एक तरफ मेसोपोटामिया। क्या? मेसोपोटामिया। हड़प्पा क्या भैया? लिपि। अगर हम लिपि की बात करें तो हमारे पास कैसी लिपि थी? हमारे पास तो भावचित्रात्मक लिपि है। कैसी हमारे पास? भावचित्रात्मक। ठीक है, कैसी लिपि है हमारे पास? हमारे पास भावचित्रात्मक लिपि है। और आपके पास किलाक्षर लिपि है। फिर कैसे सेम होगा, है ना? भावचित्रात्मक लिपि है हमारे पास, तुम्हारे पास किलाक्षर लिपि है, फिर कैसे चित्र सेम हो गया? अगर नगर नियोजन की बात करूँ मैं, ये तो हो गया हमारे पास क्या? लिपि, नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन की हम बात करें तो हमारा नगर नियोजन ज़्यादा विकसित है। हड़प्पा का कैसा है? ज़्यादा विकसित है। तो आपका तो शुरुआती क्रम में था। मेसोपोटामिया का जो नगर विकसित था, नगर नियोजन था, वो तो कैसा था? कम विकसित था। फिर तो सेम नहीं हो सकते ना। हमने ज़्यादा उन्नति करी, तुमने कम उन्नति करी है। फिर आगे देखें तो ईंट की अगर हम बात करें, ईंट को अगर हम इस क्रम में रखें तो ईंट तो हमने पक्की यूज़ करी थी, तुमने कच्ची ईंट यूज़ करी ना। ठीक है, बात देखें आगे। अगर हम बात कर रहे हैं पूजा घर के बारे में, तो पूजा घर जो है, देखें पूजा गृह जो है, हमारे पास तो कोई साक्ष्य नहीं साहब, साक्ष्य नहीं। आपके यहाँ था साक्ष्य प्राप्त। ठीक है, साक्ष्य नहीं है हमारे पास, तुम्हारे पास साक्ष्य है। ठीक है, अगर देखें आगे मोहर की बात करें, मोहर जो थी हमारे पास, मोहर कैसी थी? हमारे पास तो मोहरें जो थी वो चौकोर थी। कैसी थी? चौकोर मोहरें थी। लेकिन आपके पास की मोहरें कैसी हैं? आपके पास की मोहरें तो बेलनाकार है। कैसी मोहरें? बेलनाकार। अब इतने सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, इतने सारे अंतर हैं हमारे पास, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की कॉपी है? ये तो समझना पड़ेगा, ये तो विवाद का विषय बन जाता है ना। लेकिन खैर ये हमारे को देखना नहीं है, हम आगे देखते हैं, आगे समझते हैं इस चीज़ को। अब बात करें कि कुछ संस्कृतियाँ जो थी वो कैसी संस्कृति, जैसे ताम्रयुगीन कैसी संस्कृति की बात करें तो उनका भी फैलाव जो था वो हड़प्पा के काल में बड़ा सारा रहा। जैसे मान लो कुछ संस्कृतियों की बात करूँ, जैसे बलूचिस्तान की, है ना, कुल्लीनाल संस्कृति है। ठीक है, राजस्थान में थी सोती संस्कृति, है ना। क्या बोले? ये संस्कृति भी हमारे यहाँ फैली हुई थी कि हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाण कृषि संस्कृतियाँ। ठीक है, हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाण कृषि संस्कृतियाँ जो हमारे पास थी वो कौन कौन सी थी? बलूचिस्तान की थी एक, कौन सी? कुल्लीनाल। ठीक है, बलूचिस्तान की कौन सी थी? कुल्लीनाल संस्कृति। फिर हमारे पास राजस्थान की थी सोती संस्कृति, राजस्थान की सोती संस्कृति, है ना। राजस्थान की कौन सी संस्कृति? सोती संस्कृति। उसके बाद चनउदड़ों में भी एक संस्कृति थी, है ना, झूकर झाकर संस्कृति। झूकर झाकर संस्कृति। ठीक है, ये संस्कृतियाँ थी। उसके बाद एक और संस्कृति हमारे पास हड़प्पा की तो खुद की संस्कृति है ना,
इतनी सारी संस्कृतियाँ हमारे पास है ना। और ये सारा क्रम हमने देखा, तो हम कैसे किसी इस सभ्यता को, ये सभ्यता इन्हीं संस्कृतियों के क्रम में तो आगे बढ़ी होंगी ना। इन्हीं संस्कृतियों का तो सभ्य रूप ही सभ्यता बना है। तो फिर हम इसको हम कैसे भी तरीके से कहीं तक भी कॉपी नहीं मान सकेंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको दोस्तों? ठीक है, देखें आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। हिस्ट्री में पूरी मेहनत चल रही है, आप भी मेहनत करते रहिए, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो आप अपने प्यारे प्यारे थॉट्स हमसे बांटें। ठीक है, देखो मैं अगर सभ्यता का भौगोलिक चित्र बनाए तो हम क्या देखते हैं? भौगोलिक आधार पे हम देखते कैसा है कि देखो भैया, पूरे क्षेत्र में हमको 1500 से ज़्यादा स्थल मिले। क्या मिले? 1500 से ज़्यादा स्थल हमको मिले हैं। ठीक है, स्थल प्राप्त हुए। ठीक है, अब मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ी सभ्यता थी। फिर अगर हम बात करें तो इसका एरिया जो है, जब हमने पहले खोजा था तो कितना था इसका? 13 लाख है ना वर्ग किलोमीटर। ये पहले का एरिया था। ठीक है, जब नहीं खोजे हुई अच्छी, मतलब फिर से खोजोगी तो ये 20 लाख से भी ज़्यादा चला गया। कितना चला गया? 20 लाख प्लस। ठीक है, 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर प्लस हो गया ये। ठीक है, नई खोजो ठीक है, बस समझ में कैसी थी? तो ये देखो, ये थी भैया त्रिभुजाकार, लगभग ऐसी त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार में थी भैया। ठीक है, कैसी थी ये? त्रिभुजा आकार में थी। बात समझ में आई? अब ये इतना बड़ा क्रम है। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको कि कितना बड़ा स्थल होगा? आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 1500 से ज़्यादा स्थल हमको मिल गए ना। त्रिभुजाकार में बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ था। 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलना मतलब अपने आप में कितना विशाल होगा, है ना। बड़ी संस्कृति थी हमारे पास ये। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूलिए, जो सोथी संस्कृति की हम बात कर रहे थे ना, सोथी संस्कृति जो राजस्थान में थी, यहाँ से एक बढ़िया बेहतरीन मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी? वो इंटरेस्टिंग चीज़ थी भी एक बर्तन के ऊपर, ठीक है, एक मृदभांड के ऊपर रस्सी से फूल पत्ती की आकृति बनी हुई है। रस्सी की आकृति है ना, फूल पत्ती की आकृति है, साथ में रस्सी की आकृति। ऐसा कुछ यहाँ से प्राप्त हुआ था इस संस्कृति से। ठीक, इसको भी अपने नोट्स में आप कहीं पर अटका लेना बीच में, तो आपको कई बार मान लो प्रश्न में आ गया तो भी ये आपको सहायता कर सकता है। ठीक है, फैक्ट था ये तो, है ना। देखते हैं आगे। यहाँ तक हमने सारी बातें करी, है ना। लेकिन अब देखो थोड़ा सा अपन समझते हैं कि भैया उत्तर में इसके मांडा था। मैं चित्र बनाता हूँ। मैं अगर मान लो यहाँ पे पूरा सा बेहतरीन सा मैं पूरा क्रम बनाऊँ तो कैसा बनेगा? ठीक है, इस तरह से अगर भारत की हम बात करें तो ये भारत इस तरह से बना हुआ था हमारे पास उस टाइम, है ना। अब इस तरह के भारत की में अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा? सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा इसमें मांडा। ठीक है, सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको? मांडा, यहाँ। ठीक है, ये आपके पास मांडा। ठीक है, क्या है आपके पास? मांडा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर बलूचिस्तान पाकिस्तान के करीब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ क्या था हमारे पास? सूत का गेंडोर। कैसा? सूत का गेंडोर था। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई आपके। फिर अगर हम बात करें दक्षिण की, मतलब महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कहीं पे था दायमाबाद। क्या था? दायमाबाद। ठीक है, और यहाँ यूपी में बीच में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। अगर मैं इनको मिलाऊं
मैंने इसको मिलाया, ठीक है। तो देखो लगभग ये लाइन को अगर ज़्यादा अंतर ना माने तो ये लाइन सीधी हो जाती है, तो ये पूरा क्रम तो त्रिभुजाकार हो गया ना आपके पास। कैसा हो गया ये क्रम? त्रिभुजाकार। तो कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो मांडा है ना, ये मांडा दायमाबाद है ना, इस तरफ क्या हमारे पास आलमगीरपुर, ठीक है। इस तरफ हमारे पास क्या है? सूतका, गेंडोर, है ना। मतलब उत्तर में हमारे पास क्या है? मांडा है। दक्षिण में हमारे पास क्या है? दायमाबाद है ना। पूर्व में हमारे पास आलमगीरपुर, पश्चिम में हमारे पास सूतका गेंडोर है। तो ये देखो इनके बीच में भी कोई अंतर, जैसे मान लो जो ये सूतका गेंडोर से आलमगीरपुर 1600 किलोमीटर के आसपास है और ये 1400 किलोमीटर के आसपास है। दोनों की दूरी इतनी है। बात समझे? ये हो गया था आपका 1600 किलोमीटर, ये क्या था आपके पास 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में ये तक फैला हुआ है। यहाँ तक आया देखो आपके पास, है ना। अब अगर हम क्रम देखें तो यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे नगर थे, है ना। जैसे अब मैं बात करूँ, यहाँ हड़प्पा की बात कर लेंगे। हड़प्पा है यहाँ पे, है ना, हड़प्पा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बीच में कहीं पे कालीबंगा है ना, यही कहीं राखीगढ़ी भी है पास में। कैसा? पास में राखीगढ़ी भी है, कालीबंगा है, ठीक है। रोपण है, रोपण हरियाणा, रोपण है ये, ठीक है। क्या है ये? रोपड़ है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ देखेंगे गुजरात के पास लोथल है। क्या है यहाँ पे? लोथल है, ठीक है। लोथल के बाद बीच में अगर देखें हम यहाँ पे तो यहाँ यहीं कहीं पे धोलावीरा है। कैसा है ये? क्या है ये? धोलावीरा हमारे को मिल जाएगा यहीं पे बीच में क्रम में, ठीक है। फिर आप यहाँ देखोगे आमरी है, यहाँ पे क्या है? करीब में इसके नीचे थोड़ा सा हट के आमरी है, ठीक है ना। अच्छा ये मेप ऑथेंटिक, अब ये इसको मत मानना कि सर यहाँ तो समुद्र आ गया। अब ये भी कोई मतलब पूरा मतलब नाप के नहीं बनाया गया है ना। आप थोड़ा सा विकसित सोचने का प्रयास करें कि आसपास का क्षेत्र ना, मतलब जब पढ़ते हैं ना जोग्राफिकल क्षेत्र की जब हम बात करें थोड़ा बड़ा सोचना पड़ता है हमको, ठीक है। क्या आ गया? आमरी क्षेत्र था हमारे पास यहाँ पे, है ना। आमरी के बाद फिर उसके बाद अगर देखो अगर इन नदियों की अगर हम बात करें तो एक चीज़ और है हमारे पास कि देखो यहाँ से निकलती है जैसे सिंधु नदी। देखो ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र है सारे, है ना। और इसी में मिलने वाली इसकी जो सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, वो नदियाँ यहाँ पर आके कहाँ मिल जाती हैं? सारी नदियाँ इसमें आके यहाँ मिठानकोट के पास मिल जाती हैं। तो ये पूरा क्षेत्र देख रहे हो आप, सिंधु नदी के आसपास तो है। क्या? सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है पूरा। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा था आपने? इसका नाम नहीं, मोहनजोदारो है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पर है मोहनजोदारो? मोहनजोदारो देखते हैं अपने ऊपर, यहाँ पर है मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे? मोहनजोदड़ो। तो ये पूरा क्षेत्र तो ये सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है। सिंधु नदी, सिंधु प्लस सहायक नदी, या इन सहायक नदियों का जो तो अपवाह तंत्र है यही तो पूरित कर रहा है इन क्षेत्रों को, ठीक है। अब ये नदी के क्रम पे हैं, नदी के पास में हैं, तो इनके पास पानी की भरपूर व्यवस्था है, तभी ये जगह क्यों छोड़ेंगे और इधर दूसरी जगह पर क्यों जाएंगे जहाँ पानी की भरपूर व्यवस्था नहीं है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या इनको ये जगह मिली है रहने के लिए, आगे अगली जगह इनको ज्ञात ही नहीं है ना। तो ये इस प्रकार की पूरी सभ्यता हमने देखी। अगर हम देखो, अगर ऊपर नीचे से अगर क्रम देखें कि कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा था, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा हमारे पास था मोहनजोदड़ो। मैं यहाँ लिखता हूँ मोहनजोदड़ो। इसको आप क्षेत्रफल के आधार पर कैसे रखोगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा। फर्स्ट पे कौन को रखोगे आप? मोहनजोदड़ो को। किसको रखोगे फर्स्ट पे? मोहनजोदड़ो को। सेकंड पे आप किसको रखोगे? हड़प्पा को, ठीक है। सेकंड पे किसको रखोगे आप? हड़प्पा को। थर्ड पे किसको रख दोगे आप? राखीगढ़ी को। थर्ड पे किसको रखोगे आप? राखीगढ़ी को। इसको थर्ड पे रखोगे आप? राखीगढ़ी को। उसके बाद फोर्थ पे आएगा आपके पास धोलावीरा। फोर्थ पे क्या आ जाएगा आपके पास? धोलावीरा,
ठीक है, ये क्रम रहेगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और धोलावीरा। लेकिन अगर मान लो वर्तमान की बात करें, इतनी खोजें हो जाने के बाद अगर आज का क्षेत्र अगर देखा जाए कि आज सबसे बड़ा स्थल कौन सा, मिला तब की बात तो हमने बता दी, लेकिन आज सबसे बड़ा स्थल कौन सा, तो आज सबसे बड़ा स्थल हमारे पास कौन सा जाता है, राखीगढ़ी। वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल है, वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल, ये बात आपको ध्यान रखना। प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि खोजने के क्रम में सबसे बड़ा कौन सा था, और खोजने के क्रम में सबसे बड़ा कौन सा था, तो वो मोहनजोदड़ो आ जाएगा। और वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है राखीगढ़ी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको यहीं पे हम रोक रहे हैं। थोड़ा सा लेक्चर भले ही छोटे रहेंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट बना रहे इसके लिए हम यहाँ पर इसको एंड कर रहे हैं। ज़्यादा पढ़ते हैं तो एक बार में इतना सारा चीज़ ध्यान में हमारे पास रह नहीं पाती। कल बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। हाँ, हालांकि अभी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है यही लंबा चलता जाएगा, है ना, कुछ समय लगेगा इसको ख़त्म होने में भी, क्योंकि अभी तो हमने मतलब कहें तो अभी हमने इसको ढंग से शुरू ही नहीं किया। हमने इसके नगरों को तो पढ़ा ही नहीं है अभी इसके नगर भी पढ़ेंगे पर्सनल, है ना, कि किस नगर में क्या क्या हमको प्राप्त हुआ है ना, कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं उनके बारे में बात करेंगे, उन नगरों की विशेषता व्यवस्था देखेंगे, है ना। कल बात करेंगे इसके बारे में, इसके पूरी विशेषताओं के बारे में, इसका शिल्प कैसा था, कृषि का क्या मामला था यहाँ पे, ठीक है, इसका नगर नियोजन कैसा था, पूरी विशेषताओं को देखेंगे हम, है ना। सड़कें कैसी थी यहाँ की, दरवाजे खिड़कियों के बारे में बात कर लेंगे, है ना। उसके बाद कौन कौन सी व्यवस्थाएं इस शहर के अंदर और थी, उन सबको देखने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। हालांकि लंबा रहेगा ये सफ़र हमारा आपके साथ। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे इसके, है ना, वैदिक एरा में। वैदिक एरा में भी बहुत कुछ पढ़ने को है, लंबी सीरीज़ रहेगी, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा विश्वास है कि इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको जब आप इसमें पढ़ोगे, इसी चीज़ को जब आप विस्तार से पढ़ोगे, विस्तार का क्रम समझोगे, इसको डेप्थ में पढ़ोगे, तो ये आपको मेंस में भी काम आएगा, है ना। आपको समझना है, आपको जब ये पूरी सब चीज़ें पढ़ लेने के बाद अगर आप जब किसी से बात करोगे तो आप क्या 2000 क्या 10,000 क्या वर्ड, है ना, आप 30,000 20,000 वर्ड तक भी आप लिख पाओगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र हम कवर कर लेंगे, है ना। आई होप कि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा। इसको आप पढ़ते रहिए और आगे हम फिर बात कल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए जोश, नई उमंग और नई उम्मीद के साथ कल। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय।